पोटेंशिया आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 69वीं बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाला है। उसी को आधार बना करके ये पोटेंशिया आईएएस के द्वारा पिछले कुछ महीनों में घटित विश्व की वैसी घटनाएं जो आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट काम आने वाला है, उसी को आधार बना करके हमने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो आपके सामने हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम अभी उसका एक्सप्लेन करेंगे। और एक हम आज से एक नई हम ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, जो आप देखे होंगे कि इस बार जो यूपीएससी ने अपने ऑप्शन में बदलाव किया है, उसी कुछ ऑप्शन के तर्ज पर हम इस क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी कुछ वैसा सोच रहा हो, और आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी जो बदलाव कर रहा है बिल्कुल यूपीएससी के तर्ज पे कर रहा है। इसीलिए हम आपको पहले से ही सावधान और सतर्क करना चाहते हैं कि आप बीपीएससी के द्वारा फैलाए गए जाल में बिल्कुल न फंसे। उस जाल से पहले ही एकदम तैयार रहें, फंसने से पहले। तो हम आज हम उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आए हैं, जो पिछले कुछ महीनों में वैश्विक लेवल पर घटनाएं घटी है हमारे देश के लिए, हमारे पूरे बिहार के लिए और आपके एग्जाम के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस में बदलाव किए गए हैं, ऑप्शंस में बदलाव किए गए हैं, हम उसको एक्सप्लेन करके आपको ये बताना चाहते हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी अब आपसे चाहता क्या है, अब आपको किस लेवल पर, किस गहराई पर आपको ये चाहता है, आपके नॉलेज को वो जांचना चाहते हैं। पोटेंशिया आईएएस में आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत कुछ नया नया इनोवेशन किया जा रहा है। जैसे पोटेंशिया आईएएस के द्वारा प्रतिदिन हर संडे को यहाँ शाम 4 बजे से 6 बजे 2 घंटे में आपका बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही मिनिमम फीस में। और आप देखेंगे यहाँ के प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता, तो आप पूरे जितने भी टेस्ट सीरीज आप चल रहे हैं उनसे बेहतरीन आप पाएंगे। एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप देखें तो बेहतरीन यहाँ के फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए उसको क्वेश्चनों को हम देखते हैं और सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके आईक्यू लेवल को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक वित्तीय सेवाओं से क्रांति ला रही है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ समय से कुछ ऐसे शब्द हैं निकल करके आए हैं जिसकी बहुत ब्रॉड लेवल पर मीनिंग है, और आज की तकनीकी दुनिया में इसका बहुत ही नाम लिया जा रहा है। जैसे बिग डाटा एनालिसिस, इस पर तो अब कानून बनाने की नौबत आ गई है बिग डेटा को लेकर के। और जैसा कि आपको मालूम होगा पिछले कुछ समय से डेटा की चोरी के लिए गूगल पर कई देशों ने जुर्माना तक लगा दिया है, फेसबुक पर कई देशों ने जुर्माना लगाया है। तो बिग डेटा एनालिसिस क्या वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला रहा है? बिल्कुल ला रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत लंबे समय से इसका नाम सुनते आ रहे हैं, इसका भी हो। कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही ये नाम अब कॉमन हो गया है। इसके बाद है मशीन लर्निंग। सवाल यह है कि तकनीकी वित्तीय सेवाओं से क्रांति कौन कौन से ला रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चारों होगा? तो देखिए अब ऑप्शन आपसे क्या दे रहा है। ऑप्शन में यहां पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहला ऑप्शन है कि केवल एक। केवल एक का मतलब ये नहीं समझना है कि सिर्फ इस ऑप्शन की बात कर रहा है, यही यूपीएससी ने बदलाव किया है। केवल एक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये, इसका मतलब ये है कि अगर चारों में से अगर कोई एक सही है तो आप केवल एक को टिक करेंगे। अब ये तो आप अगर सोच रहे हैं कि अगर ये सही है, लेकिन हो सकता है आंसर में ये सही हो, फिर भी आपका अगर ऑप्शन ए लगाते हैं तो आपका सही रहेगा। यूपीएससी ने इस लेवल पर बदलाव किया है। यानी कि अगर ऑप्शन केवल एक लगाते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि केवल ये, इन चारों में से कोई एक सही है। अगर आप ऑप्शन दो लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप दो को टिक करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों में से कोई दो आपका सही है। कोई दो सही हो सकता है, या तो एक और तीन सही है,
या तो 1 और 4 सही है, या तो 3 और 2 सही है। अब ये आयोग के ऊपर है, यानी कि ये अब आंसर के ऊपर में है कि कौन सा 2 सही है, ये अब आपकी चिंता नहीं है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने और कठिन बना दिया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने और आसान ही कर दिया है। पहले क्या था कि आपको पता होना चाहिए था कि 1 और 3 ही होगा तो होगा, पहले एनालिसिस लोग कर लेते थे और निकाल देते थे, एलिमिनेट कर देते थे। अब एलिमिनेट आप नहीं कर पाएंगे, हालांकि उससे आसान है, कठिन भी बना है। तो आप मान करके चलिए। हाँ, तो फिर सी, अगर ऑप्शन केवल 3 है तो केवल 3 का मतलब ये नहीं है कि केवल 3 इसके लिए कहा जा रहा है, नहीं, इन चारों में से कोई 3 है। उसी तरह से ऑप्शन अगर 4 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ऑप्शन 4 के लिए बात किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये चारों सही है। तो पहला जो क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये है 4 डी, यानी कि इसमें से चारों कथन सही है, तो इसमें 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन आंसर को सोल्व हमें करना है। आइए अब हम थोड़ा और देखते हैं आगे की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर आगे आपके पुराने स्टाइल पर जो अभी तक आप बनाते आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण बैंकिंग तंत्र, जो पर्यवेक्षण किया जाता है समय समय पर आरबीआई के द्वारा या उनके विशेषज्ञों के द्वारा, तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाली 5वीं पंक्ति है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक 5 लेवल पर बैंकों की जांच करता है, जिसमें से एक 5वां ये है लेवल है उसका जांच करने का। तो 4 और कौन कौन से हैं, अन्य 4 में कौन कौन सा शामिल है जो बैंकों को ये जांच किया जाता है? सबसे पहले सभी बैंकों का प्रबंधन क्षमता को जांच किया जाता है। दूसरा क्या है, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन देखा जाता है। तीसरा है आंतरिक जांच। चौथा है बाहरी जांच। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ये सही है। इक्विटी धारक ये सब शेयर मार्केट में चलता है, और विनामिकीय ढांचा ये सब अदर संगठन की जांच के लिए चलता है। तो बैंकिंग के लिए ये 4 और एक ये पर्यवेक्षण तंत्र बैंकिंग, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम रैंकिंग में भारत का रैंकिंग कौन सा है? तो भारत की रैंकिंग, यानी कि इसमें इंटरनेट की जो रैंकिंग को रफ्तार देखा जाता है वो डाउनलोड से देखा जाता है। तो भारत में इसके 40 MBPS है, 40 मेगाबाइट पर सेकेंड इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है भारत में। अमेरिका में तो 90 है, 80 है, इन सब लेवल पर है। हालांकि 5G लॉन्च होने के बाद फिर भारत में उतना डेटा आ जाएगा। तो रैंकिंग के हिसाब से भारत 56वीं है, 56 है। 4 नंबर में आइए, 4 नंबर में हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या हुआ है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये सब क्वेश्चन है। आपको इसको 2 बार 3 बार इसको पढ़ना है, तभी जाकर के आगे एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। क्या दिया हुआ है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2023, जैसा कि आप जान रहे हुआ था, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया योग सत्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। ऐसा निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बार 2023 का जो योग दिवस मनाया गया यूएनओ के मुख्यालय में, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल कर लिया गया है। आखिर उसका आधार क्या है, किस लिए किया गया है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक देशों के शासनाध्यक्षों का इसमें भाग लेना। ये तो सही है, सही ही है। दूसरा है इस योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की सहभागिता। अब पहला और दूसरा में अंतर है, इसमें है सर्वाधिक लोगों देशों के लोगों की, इसमें राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष की बात किया गया है। सी में संयुक्त राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों सहित सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता। ये तो था ही, लेकिन इसमें कोई ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाली बात नहीं है। डी में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित अमेरिकी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की सहभागिता। ये भी कोई
बड़ी बात नहीं है रिकॉर्ड बनाने के लिए। इसमें बड़ी बात यह है बी, इस सत्र में समझ जाइए कि यूएनओ के जो 193 मेंबर कंट्री हैं, 193, 193 देश के लोगों ने भाग लिया इस बार, इसलिए ये खास हो जाता है, इसलिए गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बी नंबर, आपको याद रखना है इसे। आगे आते हैं 5 नंबर, हम क्वेश्चन को देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है आपका, फाइव क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें दिया गया है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा सूचीबद्धता से संबंधित बाध्यताओं एवं खुलासों की जरूरतों में हाल ही में किए गए संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहने का मतलब है कि सेबी ने अभी कुछ समय पहले अपने मैनुअल में, अपने एक्ट में संशोधन किया है, और संशोधन करके उसमें क्या लिखा है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि समाचार पत्रों को मुख्य धारा के मीडिया के रूप में परिभाषित किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि अभी मीडिया जो है ना, मीडिया शेयर मार्केट के बारे में कुछ गलत जानकारियां भी देता है, तो स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत मध्यवर्ती के रूप में उल्लेखित किया गया है। बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया को, ये सोशल मीडिया को भी ये इस पे प्लेटफॉर्म पर देखा गया है, तो दोनों कथन इसमें सही है, ए और सी दोनों। आप देखिए ए और सी इसमें, और पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था केवल एक केवल दो, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ सी में एक और दो दोनों दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों में फर्क करना सीखना होगा एग्जाम हॉल में। हो सकता है बीपीएससी ऐसा सोच रहा हो कि यूपीएससी ने जो ऑप्शन बनाया है हम भी वैसा ही लें, सबके लिए आपको तैयार रहना है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नील हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये अगर आप नहीं जान रहे हैं तब तो मुश्किल है आपके लिए, हालांकि आप जानते होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवा और किसके दिया जा सकता है? एक राष्ट्रपति को मिल सकता है, लेकिन मोदी जी को अभी फिलहाल मिला है ये। तो 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। आइए अब आगे हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमी की भी जानकारी होना जरूरी है। अब इसमें सवाल पूछा गया है भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के इन सब क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। और हर एग्जाम में भुगतान संतुलन से 1 से 2 सवाल बिल्कुल पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है कि वर्ष 2022-23 के चौथे त्रैमास जनवरी से मार्च के बीच में चालू खाते का घाटा 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि हमारे जीडीपी का 0.2% है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि 22-23 में चालू खाते का घाटा वर्ष 2021-22 के सापेक्ष बढ़कर 63 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.0% है। बिल्कुल ये भी कथन सही है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर भारत 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है और उधर से 50 रुपए के सामान का इंपोर्ट करता है, तो कहा जाएगा कि भारत का व्यापार सरप्लस में है। लेकिन अगर 100 रुपए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 200 रुपए का सामान हम मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 100 रुपए हमारा व्यापार घाटा होता है। वही यहां पर कह रहा है कि चालू खाते घाटे हमारा 63 अरब अमेरिकी डॉलर पिछले साल की तुलना में इस साल हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम है, और ये जो है हमारे सबसे ज्यादा इसमें खनिज तेल के बारे में है, ये सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, इससे ज्यादा हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। 1 नंबर है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा कितना रहा है? तो अभी हमने देखा था 63 अरब अमेरिकी डॉलर,
तो 63 अरब अमेरिकी डॉलर हमारा व्यापार घाटा रहा है पिछले साल की। अब आइए आगे हम देखते हैं 8 नंबर। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आप पूरे 1 साल से आप सुन रहे होंगे। समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में है, बिल्कुल सही कथन है ये। समान नागरिक संहिता को न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है, बहुत ही वीवीआई यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब आप देखिएगा, अगर आप डीपीएसपी अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में कि डीपीएसपी से संबंधित कोई भी आर्टिकल्स के लेकर के आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो पहला तो यही पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको लागू नहीं करवा सकता है। दूसरा यह है कि जब तक पार्लियामेंट का इस पर कानून नहीं बन जाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट भी इसे लागू नहीं करवा पाएगा। हालांकि कुछ कंडीशन में लागू करवा भी सकता है, लेकिन इस मामले में तो बिल्कुल ही नहीं करवा सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही है, राज्य को ही अधिकार दिया गया है। चौथा है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गोवा देश का पहला राज्य है, ये भी सही है। अब देखिए इसमें कितना सही है, एक सही है, दो सही है, तीन, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन इसमें सही है। अब आप उत्तर क्या लगाएंगे इसमें? क्या केवल एक लगाएंगे? केवल एक का मतलब हुआ केवल एक नहीं, इसमें से चारों में से कोई एक होगा। अगर ऑप्शन दो लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि इन चारों में से कोई दो हो सकता है। हो सकता है कि एक ये और एक ये मान लिया जाए आपका। अगर तीन लगाते हैं तो इन चारों में से कोई तीन होगा। ये नहीं है कि केवल ये तीन होगा, नहीं, इन चारों में से कोई तीन होगा। और अगर ऑप्शन चार लगाते हैं इसका मतलब सभी। तो हमारा उत्तर आया था तीन, तीन वो सही है, इसमें चार में से तीन सही है, तो हम लगाएंगे केवल तीन, यानी कि हमारा एक दो तीन ये हम समझ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें ये और ये सही हो जाए। तो केवल तीन, यही बदलाव किया गया है यूपीएससी के द्वारा। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। आइए आगे हम चलते हैं। तो गोवा पहला है राज्य। तो गोवा भी कोई शौक से भारत सरकार ने लागू नहीं किया है। आपको पता होगा कि गोवा हमारा बहुत समय से पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है। तो पुर्तगालियों ने ये लागू कर रखा था। तो जब पुर्तगाली हमारे देश से छोड़ के चले गए तो वो कानून यहाँ का यहाँ लागू हो गया। तो इस तरह से ये गोवा में लागू रह गया। 10 नंबर देखते हैं। समाचारों की सुर्खियों में रहा कखेवका जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% आने की संभावना है। ये ऐसा है कखेवका जलाशय, अभी पिछले महीने यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो रूस ने मिसाइल दाग करके, और ये रूस का ये बहुत बड़ा ये झील है, ये तालाब, ये पानी का स्टोरेज है, ये जलाशय बहुत बड़ा ये डैम है जहां से बिजली भी उत्पादन होती है और लगभग 7 लाख जनसंख्या को पीने का पानी भी उपलब्ध कराती है। रसिया ने मिसाइल दाग करके और इस कखेवका जलाशय में जो बांध बना है उसको तोड़ दिया है, और अब वहां पर भारी पानी का संकट आ गया है। तो इस हिसाब से ये जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। तो बीपीएससी ऐसी ऐसी ढूंढते रहता है। तो आपको बताना है ये कहां पर है, यूक्रेन में है। 11 नंबर आते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। अब हम लोग क्योंकि विचार करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पहला है कि ईरान इस संगठन का सबसे नया सदस्य है जिसे 2023 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है, बिल्कुल ही सही है। 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आप पोटेंशिया आईएएस से जुड़े हैं तो पोटेंशिया आईएएस में हमने ये करेंट अफेयर के स्पेशल वीडियो में इन सब के बारे में बता रखा है। आपको वो करेंट अफेयर जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा क्या है, भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ, बिल्कुल ही सही है ये।
तीसरा है टुवार्ड ए सिक्योर एशियो, 23वें शिखर सम्मेलन का थीम था, बिल्कुल सही है ये। चौथा क्या है, भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है, बिल्कुल ही गलत है। आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एससीओ है इसकी स्थापना 2001 में 5 देशों ने मिलकर के किया था, जिसमें भारत शामिल नहीं था। रूस है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चाइना, ये 5 देशों ने मिल करके इसकी स्थापना किया है। भारत को तो हाल ही में 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता मिला था। तो इसका उत्तर 1, 2 और 3 होगा। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। तो हम किस पर टिक करेंगे, तो हम इस पर टिक करेंगे, सी पर, केवल 3 पर। अब इसमें से कोई 3 सही है। इस तरह से आपको सतर्क रहना है और क्वेश्चन को देखना है। आइए, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है। तरजीही का मतलब है प्रीफरेंस दिया गया है। भारत जो है 12 देशों को व्यापार करने के दृष्टि से प्रीफरेंस दिया है कि भारत इन देशों को व्यापार पर अधिक फोकस करेगा। उन देशों का व्यापार भारत से जो फ्री ट्रेड के रूप में हो, ये सहूलियत हम देंगे। तो उन 12 देशों को चयन किया गया है। अब यही देखना कि इनमें साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है, इन 12 देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं है। आइए अब ऑप्शन पर देखते हैं। ऑप्शन में आपको दिया गया है ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ताइवान, ब्राजील, कनाडा, ये 3 है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो 12 कौन कौन से देश हैं, एक बार आप याद कर लीजिए। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में याद कर लीजिए 2 देश, अमेरिका और कनाडा। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में 2 देश याद कर लीजिए, ब्राजील और अर्जेंटीना। इसके बाद यूरोप के 3 देश को याद कर लीजिए, जर्मनी, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। 3 देश वहां हो गए यूरोप के। 2 देश आपको मिडिल ईस्ट से याद रखना है, सऊदी अरब और यूएई। कितने देश हो गए टोटल आपके, 9 देश हो गए। अब आपको 4 देश, 4, 9, 9, 3 देश और। तो अब आ जाइए पूरब, साउथ ईस्ट में आ जाइए। साउथ ईस्ट में जापान, दक्षिण कोरिया और एक ताइवान। इस तरह से ये 12 देशों को मिला करके, ये 12 देशों को ये दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को नहीं दिया गया है। तो ये इसका उत्तर, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, किसी को नहीं मिला है तरजीही का। 13 नंबर है, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किसे हराकर कनाडा ओपन सुपर 500 प्रतियोगिता जीती है, तो ली सीफेंग चाइना की है ये। 14 नंबर है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विघटन को जाने पर पार्टी के ध्वज और चुनाव चिन्ह पर दावा जताने वाले समूहों के दावों पर निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। अगर पिछले 1 साल से अगर आप देख रहे होंगे भारतीय राजनीति में, तो महाराष्ट्र में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। जैसे वहां पर महाविकास आघाड़ी का सरकार था, फिर भाजपा, फिर 2 धारे में शिंदे को बट गया, तो वहां सिंबल को लेकर के कई सारा झगड़ा का निपटारा हुआ। तो इसका झगड़ा का निपटारा निर्वाचन आयोग करेगा। आप पॉलिटी में जहां पढ़े भी होंगे कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, तो चुनाव से संबंधित ये सब चुनाव चिन्ह देना, पार्टी को राज्य का, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना है। तो इससे संबंधित आपको छोड़ना नहीं है, एकदम इसके बारे में जहां से जानकारी जुटाना है जुटाइए और इसके बारे में पढ़िए। आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है आपका 15 नंबर। 15 नंबर में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आप मान करके चलिए कि मणिपुर, जो मई से इतना आग वहां पर बरस रहा है, झुलस रहा है लोग, तो मणिपुर से एक सवाल तो आपको डायरेक्ट पूछा जाए या इनडायरेक्ट पूछा जाए, एकदम पूछा ही पूछा जाएगा। तो उसी तरह से ये इनडायरेक्ट है,
कि मणिपुर के लिए किसी विशेष प्रावधान किया गया। तो जैसा कि आप जानते होंगे, आर्टिकल 370 किससे है? जम्मू कश्मीर से। 371 जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित है। अनुच्छेद 371 अगर ये देखा जाए तो ये नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 बी है, ये है आपका असम राज्य से संबंधित। तो अनुच्छेद 371 का सी जो है ये है मणिपुर राज्य से। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से मणिपुर के बारे में आप थोड़ा मैप निकालिए, मैप से वहां के बारे में, वहां की एक झील है उसके बारे में देखिए, लोकटक झील, इसके बारे में वहां की भौगोलिक दशाओं के बारे में जानिए, किस किस राज्यों से टच करता है, कितनी वहां की पॉपुलेशन है, कितना वहां में लोकसभा का, राज्यसभा के, विधानसभा की कितने सीटें हैं, इन सबको आपको मणिपुर के बारे में विशेष ध्यान देना है, तभी जाकर के बीपीएससी एग्जाम आपको निकलेगा। 16 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। इसमें यह कहा गया भूमि, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, पुलिस और लोक निर्माण विभाग, उपयुक्त में से कितने विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जब से केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तब से लेकर के केंद्र सरकार से उनकी लड़ाई ही चल रही है। जैसे सास बहू का लड़ाई होता है ना, वैसे ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में लड़ाई चल रही है। कोई एक दूसरे से आगे पीछे नहीं रहना चाहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही देखे होंगे, दिल्ली सरकार के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एलजी साहब जो हैं वो मंत्री परिषद के सलाह मानने को बाध्य है। तुरंत केंद्र सरकार ने उस पर अध्यादेश ला दिया और अध्यादेश में वो ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें दिल्ली सरकार के पावर को कम कर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि वो अध्यादेश अभी कुछ दिन पहले मानसून सत्र में पास भी हो गया। तो इस तरह से चूहे बिल्ली का खेल ये चल रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। तो आपको ये पता लगाना है और बताना है कमेंट में कि दिल्ली को राज्य का दर्जा कब दिया गया, दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, क्या दिल्ली राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है, अभी एलजी कौन है वहां के। तो दिल्ली के विशेष स्थिति के बारे में आपको जानना होगा। दिल्ली में कितने विधानसभा के सीट हैं, कितने लोकसभा के सीट हैं, ये आपको पता करके हमें बताइए। तो इसमें क्या है, भूमि और पुलिस, इन दोनों पर तो केंद्र सरकार का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वहां के राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ विद्युत उत्पादन और लोक निर्माण पर बना सकता है 2 और 4। तो 2 और 4 को अब ऑप्शन दे नहीं रहा है। पहले तो अगर देता तो पहले 2 और 4 ऐसे लिख देता, लेकिन अब तो अब ऐसा ऑप्शन दे नहीं रहा है। तो इसमें आपका उत्तर अब होगा क्या? तो इसमें उत्तर हमें 2 सही मिला, तो हम लगा देंगे 2। तो हमारे दृष्टि से 2 ये सही दोनों है। हो सकता है कि आंसर जांचने वालों को कहीं ये दोनों मिल जाए, तो उस कंडीशन में भी सही रहेगा हमारा उत्तर। तो अब जाकर के ऐसे चॉइस बदला गया है, तो कोई 2 इसमें से सही होगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। आइए आगे अब हम चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जून जुलाई 2023 में दक्षिण कोरिया में खाने के नमक की भारी कमी हो गई है, क्योंकि लोगों ने अपने अपने घरों में बड़े पैमाने पर नमक की जमाखोरी की है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? तो अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो 2011 में जापान का एक फुकुशिमा नाभिकीय संयंत्र था, वहां पर सुनामी और भूकंप दोनों आया था। इस वजह से वो नाभिकीय जो विद्युत उत्पादन करने के लिए संयंत्र बनाया गया था उसमें दरार आ गया था, और वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ वो रिसने लगा था और वो वहां चारों तरफ फैल गया है। और बहुत सारे पानी जो वहां पर रखे हुए थे उन सब पानी में रेडियोधर्मी जो है ना उसमें फैल गया था। तो रेडियोधर्मी जो फैल गया था तो वही समुद्र में अब छोड़ा जा रहा है, उसको खत्म करके उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में इसको डाला जा रहा है समुद्र में पानी। तो दक्षिण कोरिया वालों को ये डर हो गया है
कि हम जो नमक बनाते हैं समुद्र से, तो वो उसमें पानी से मिल जाएगा। इसलिए सभी लोग बड़े पैमाने पर जो नमक पहले से बना हुआ था उसको जमाखोरी कर लिए, अपने घरों में रख लिए है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर में है प्रस्तावित जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रहा है कि जो अनुपयुक्त जो कानून है उसको समाप्त कर दिया जाए, या जो ऐसे कानून है जो छोटे मोटे अपराध करने के मामले में लोग जेल में चले जाते हैं उसको जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाए। जैसे आप देखेंगे किसी को कोई थप्पड़ मार दिया तो उसके लिए भी जेल चला गया, तो इसके लिए जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाता है, जैसे ट्रैफिक के नियम के लिए किया जाता है। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो 500 रुपए जुर्माना लेकर के छोड़ दिया गया। लाइसेंस नहीं है तो आपको 2 महीने के 2000 रुपए लेकर के छोड़ दिया गया, लेकिन जेल नहीं भेजा जाएगा। वही है जन विश्वासीय कानून है ये। तो क्या है, विधेयक में 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाकर मौद्रिक दंड लगाने का प्रस्ताव है। बिल्कुल सही है। विधेयक का उद्देश्य कारोबारी सुगमता में वृद्धि करना है। बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और दो दोनों हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर में है बैस्टिल डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में संपन्न बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि थे। बिल्कुल सही। बैस्टिल डे परेड भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल सही। फ्रांस से बैस्टिल डे 14 जुलाई 1789 को सामरिक महत्व के बैस्टिल किले पर कब्जा करने के लिए ये किया जाता। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। और आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में इसी समारोह में शामिल होने के लिए जुलाई में गए हुए थे। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो केवल 3 हम लगा देंगे, इसका मतलब तीनों सही है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में आप देखे हैं और हमने करेंट अफेयर में इसे कई बार पढ़ा चुके भी हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन देशों की यात्रा किया। अगर हमारे द्वारा बनाए गए जो करेंट अफेयर के वीडियो अगर आप देखेंगे, इनमें से कोई भी प्रश्न आप नहीं सीखेंगे। हमने वैसे ही कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाए हैं उसमें करेंट अफेयर के। आपको मई में कौन से 3 देशों की यात्रा किए, जून में 2 देशों की यात्रा किए, जुलाई में फिर इन्होंने 2 देशों की यात्रा किया इन्होंने। तो जुलाई में 2 देशों की यात्रा इन्होंने किया था, किसको? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। तो 2 देशों की यात्रा इन्होंने किया था। अब देखिए, होना तो चाहिए था 1 एंड 2 ऐसे उत्तर देना चाहिए था, लेकिन ऐसे दिया नहीं है 1 और 2। तो इसमें दिया है केवल 1 का मतलब इन चारों में से कोई एक हो जाएगा, लेकिन हमारा तो उत्तर आ रहा है 2, तो हम लगाएंगे केवल 2, यानी कि इन चारों में से कोई 2 में यात्रा वो किए हैं। कौन 2 किए हैं? अगर आपको पता है तो भी सही, नहीं पता है तो भी सही। तो कौन 2? तो हमारे लिए तो ये 2 है। हो सकता है आयोग इसको और इसको मान ले, लेकिन अगर वो भी 2 अगर मानता है तब तो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये यूपीएससी ने ये बदलाव किया है अपने ऑप्शन में। हो सकता है बीपीएससी भी ये बदलाव कर दे, कोई नहीं जानता है। तो आपको सतर्क रहना है इन सब चीजों से। 20 नंबर हो गया। अब आइए 21 नंबर पर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2023 में फ्रांस यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैस्टिल डे परेड 2023 में विशिष्ट अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर थे। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। 22 नंबर, हाल ही में ज्योति याराजी समाचार की सुर्खियों में थी। ये एक महिला है, खिलाड़ी है ये। इन्होंने बैंकॉक में संपन्न एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अब 23 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमने भी करंट अफेयर में इसे शामिल किया है और इसको हमने बताया है। आपको भी इसको नोट करके रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2023 में फ्रांस में भारत के यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर सहमति बनी है। इससे और पहले कौन कौन से देश हैं जो उन्होंने यूपीआई भुगतान प्रणाली की अनुमति प्रदान किया है? इसका मतलब यह है कि कौन कौन ऐसे देश हैं जो भारतीय यूपीआई को अपनाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी अपनाए हुए हैं, भूटान भी अपनाए हुए हैं, नेपाल भी अपनाए हुए हैं और सिंगापुर भी अपनाए हुए हैं। हमने करंट अफेयर में इसको कवर कर रखा है। तो हमारा उत्तर आ रहा है 4। चारों सही है। इसका उत्तर हम लगा देंगे सभी 4, ऐसे लगा देंगे हम। 24 नंबर देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा पार लेन देन स्थानीय करेंसी में किए जाने के लिए एक समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? कहने का मतलब यह है कि अब हमारा जो भारत का रुपया है दूसरे देश में भी चलेगा, दूसरा देश का एक मुद्रा है हमारे देश में चलेगा। किसके साथ ये समझौता हुआ है? अगर पिछले महीने का करंट अफेयर अगर पढ़े हैं तो ये उत्तर आप दे सकते हैं। और चूंकि ये सब मिडिल ईस्ट का ये सब घटना है तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हुआ है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अभी जुलाई में मोदी जी गए हुए थे अमीरात में और यहीं पर उन्होंने ये एग्रीमेंट किया है कि संयुक्त अरब अमीरात का जो मुद्रा है दिरहम वो भारत में चलेगा, भारत का रुपया जो है वहां यूएई में चलेगा। और अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले भारत ने वहां से जो पेट्रोल खरीदा है और उसका भुगतान किया है, रुपया में भुगतान किया है। ये बहुत बड़ी, ये क्रांतिकारी ये कदम होने जा रहा है, क्योंकि भारत को हमेशा डॉलर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अब डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो हमारा आयात बिल बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। 25 नंबर फिर वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई भारतीय यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकता है? तो सिंगापुर, भूटान, नेपाल, फ्रांस, चारों देश में भारत ये कर सकते हैं। तो इसका उत्तर सभी 4 हो जाएगा। 26 नंबर आइए, इसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है करंट अफेयर के वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पहले आया है, ये बहुत अच्छा है। भारत में वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से उबर गए हैं। बिल्कुल सही है। ग्रामीण भारत में वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच बहुआयामी गरीबी 32.5% से लेकर के 19% रह गया है। बिल्कुल सही कहा गया है। शहरी भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2015-16 में 8% से घट करके 19-21 में 5% रह गया है। बिल्कुल सही है ये। वर्ष 2015-16 और 19-21 के बीच में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का मान 0.117 से घट करके 0.066 रह गया है। बिल्कुल ही सही है ये। इसका मतलब यह है कि इसका चारों कथन सही है। आप नीति आयोग द्वारा जो जारी किया गया है ये गरीबी सूचकांक, जरूर जाकर के इसको डिटेल से एक बार नहीं 3-3 बार इसको पढ़िए, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस में सवाल पूछा जाएगा। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में निर्धनता की तीव्रता में वर्ष 2019-20 में कितना है? तीव्रता यानी कि कितनी तीव्रता से कमी आया है ये बताया गया है। 44% इसकी तीव्रता है। 28 नंबर, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के संदर्भ में बहुआयामी निर्धनता के स्तर के घटते क्रम में राज्यों का कौन सा क्रम सही है? और इसका सब सारा का सारा हमने कवर कर रखा है नीति आयोग के इसके करंट अफेयर में। अब आपको ये बताना है कि ये जो राज्य दिए गए हैं इन सब राज्य में कौन सा उत्तर सही होगा, कि यानी कि सबसे ज्यादा गरीबी, उससे कम गरीबी, कम गरीबी, कम गरीबी वाला राज्य है। तो इसका उत्तर देखिए, बिहार में लगभग 33% अभी गरीबी है, झारखंड में 28% है, मेघालय में 27%, उत्तर में 22%, इसी रिपोर्ट में आया है।
तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 29 नंबर। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि इंडिया नाम का एक नई अलायंस बनाया गया, पार्टी तो नहीं बनाया गया है, अलायंस बनाया गया है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म कुछ दिया गया है। तो आप जो चीजें देखते हैं कि बहुत सामान्य सी घट रही है, वही सामान्य असामान्य प्रकार की होती है। तो इंडिया में अब देखिए क्या होगा, इंडिया का फुल फॉर्म। इसका उत्तर सी है आपका, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये होगा आपका सी, उत्तर इसका सही है, इंडियन। फिर इसके बाद आते हैं आगे 30 नंबर। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? ये 80वां स्थान आया है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जा रहा है? हमने बार बार इसको कहा है कि ये इस बार आने वाला है, आने वाला है और आएगा ही आएगा। इसके बारे में चर्चा पिछले साल से चल रहा है और इस बार पटना में म्यूजियम का एक G20 देशों के लिए एक सेलिब्रेट किया जा रहा है। म्यूजियम के लिए बिनाले, म्यूजियम बिनाले मनाया जा रहा है, उसमें भी ये मैरीटाइम, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज को उसमें दिखाया जा रहा है। तो ये है लोथल, गुजरात में ये बनाया जा रहा है। तो ये आप मान करके चलिए कि जो हमारा प्राचीन काल का जो ये हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ लोथल है, उसी को उसी फॉर्मेट में विकसित किया जा रहा है, ताकि अगर आप कभी जाएंगे देखने तो आपको लगेगा कि अरे ये तो वही प्राचीन काल का लोथल है। ये है 32 नंबर है, सागर समृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका ये उत्तर है, समुद्र में तल कर्षण के ऑनलाइन अनुश्रवण से है। यानी कि तल तक जो है ना, वहां पर क्या हलचल हो रही है समुद्र के तल में, उसको ऊपर सुनना है। ये वही सागर समृद्धि प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 33 नंबर, प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक का एक परियोजना है, जो इसके ग्राहक है उसके लिए स्पेशल ये प्रोजेक्ट शुरू किया है SBI ने। 34 नंबर को देखते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है? नंदी। नंदी से तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये किसी जानवर के बारे में ही बात हो रही है। तो नंदी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, नंदी का अर्थ दिया गया है न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम। इसका मतलब यह है, नंदी का मतलब ये दिया गया है कि जानवर की बात है और जानवरों में रोग से संबंधित है ये। पहला ऑप्शन सही है। इसे पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। इस पोर्टल के माध्यम से पशुओं की दवाओं और टीकों का अनुमोदन तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। यह पोर्टल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सुगम पोर्टल के साथ एकीकृत है, बिल्कुल चारों ऑप्शन सही है। तो हम लगाएंगे इसमें सभी 4 लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपको बनाना है। 35 नंबर, राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता 2023 नेशनल वर्किंग प्लान कोड का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक वन प्रबंधन से लेकर के है। आज हमारे यहाँ वनों की इतनी क्षति हो रही है, उसी को रोकने के लिए ये प्लानिंग तैयार किया जा रहा है। और याद रखना है, ये संहिता है, कोडीकरण है, कोड किया जा रहा है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 36, भारत के शंघाई सहयोग संगठन में पारस्परिक सहयोग हेतु कतिपय स्तंभों को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 2023 का एससीओ शिखर सम्मेलन भारत में ऑनलाइन, ये भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और उसी में यह निर्णय लिया गया था, स्टार्टअप्स एवं नवाचार, पारस्परिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशिता, बुद्ध की विरासत को साझा करना, ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही है। तो इसी में इस सीओ के इस बार बैठक में लिया गया है निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर सभी 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार खूब ये चर्चाओं में रहा है। इसमें कहा गया है कि नाटो प्लस व्यवस्था में कौन सा देश इसमें शामिल है? नाटो प्लस, तो नाटो प्लस में देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, ये 4 देश तो है ही, साथ में एक और देश है, दक्षिण कोरिया है।
इन पांचों को मिलाकर के नाटो 5+ व्यवस्था बनाया गया है। और हाल ही में चर्चा इसलिए आ गया था क्योंकि भारत को भी इसमें शामिल करने के लिए अमेरिकी संसद ने पहल किया था। हालांकि अभी भारत ने भी इसका कोई जवाब दिया नहीं है, इसलिए ये चर्चाओं में आ गया है। तो अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, केवल 3, केवल 4, केवल या सभी 5? तो हमारा तो उत्तर 3 आ रहा है, हमारा उत्तर तो 3 आएगा इसमें। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान और इजराइल, ये 4 हमारा उत्तर सही आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, इसकी जगह पर दक्षिण कोरिया होगा। तो 4 हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, तो हम लगा देंगे इसमें उत्तर केवल 4 लगाएंगे हम। तो इस तरह से ये होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, समाचारों की सुर्खियों में रहे फोरम शॉपिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फोरम शॉपिंग अब एक नया शब्द आपके लिए होगा, लेकिन ये बहुत समय से चल रहा है। हालांकि इस बार ये चर्चा में आ गया है, इसलिए ये शब्द को हमें बताना पड़ रहा है क्या ये? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने वादकारों और उनके अधिवक्ताओं द्वारा अपना वाद किसी खास पीठ से सुनवाई के लिए पैरवी करने की प्रथा फोरम शॉपिंग कहा जाता है, जो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि एक जो मुकदमा करने वाला है, जो अपने वकील के माध्यम से करवाता है, और वो कोई बड़ी ऐसी घटना के बारे में हो, तो कोर्ट में बेंच गठित होता है, तो वो अपने मनपसंद बेंच के सामने ये सुनवाई कर सकता है, तो उसी को फोरम शॉपिंग कहा जाता है। दूसरा क्या है कि वादकारी और अधिवक्ता मुकदमेबाजी के लिए फोरम शॉपिंग की रणनीति को प्राय अपनाते हैं। मुकदमेबाजी करने के लिए, फंसाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए अपने वाद उच्च न्यायालय में दायर न करके सर्वोच्च न्यायालय में सीधे चले आते हैं। इसीलिए इस बार के जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने इसके खिलाफ उन्होंने आलोचना किया है, इसलिए ये शब्द चर्चा में आ गया है। ये दोनों कथन सही है। 39 क्वेश्चन आ जाइए। 39 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन GANHRI, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वसनीय मान्यता प्राप्त सहभागी निकाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रत्यायन करने को आस्थागत कर दिया है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो रूल रेगुलेशन है वही भारत को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके अनुसार भारत अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो फिर भारत जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन द्वारा प्रत्यायन कराए बिना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। यानी कि अगर उसका रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया भारत, जैसे आप देखेंगे कि भारत में मणिपुर में बहुत मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो इन सब को अगर भारत नहीं टेकल कर पा रहा है तो फिर मानवाधिकार आयोग भारत को बाहर कर सकता है। इसका दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, तो सभी 3 इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आर्टेमिस समझौता हुआ है? और पिछले करंट अफेयर्स में भी हमने बताया था आर्टेमिस योजना, अभी जब अमेरिका गए हुए थे मोदी जी, तो आर्टेमिस समझौता भारत और नासा के बीच में हुआ है। तो आर्टेमिस योजना के बारे में हमने पिछले बार भी सवाल पूछा था, किसी ने उत्तर नहीं दिया कमेंट में। एक बार फिर हम आपसे पूछते हैं कि ये आर्टेमिस योजना भारत और नासा के बीच में किया गया, तो किसके लिए किया गया है? क्या चांद पर जाने के लिए किया गया है, या अंतरिक्ष में एक नया दूरबीन स्थापित करने के लिए है, या मंगल ग्रह के लिए है, या बुध ग्रह के लिए है, या एस्टेरॉयड के लिए है? क्योंकि बीपीएससी जब सवाल आपसे पूछेगा तो वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो आपको थोड़ा एलोब्रेट करके पूछेगा और स्टेटमेंट बना के पूछेगा। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करें। वैसे बताना तो हमारे लिए बड़ी आसान है, हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जहमत उठाएं, थोड़ा सा
कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन करवाने का दो मकसद था। एक मकसद तो आपको यूपीएससी के बदलते हुए पैटर्न पर हमें आपको ले जाना था और उसके टाइप के ऑप्शन को हमें आपसे परिचित करवाना था। एक मकसद ये। दूसरा मकसद ये था कि जो बीपीएससी अभी 69वीं होने वाली है और जो प्रश्न आने वाले हैं, संभावित प्रश्न है, उसकी हमने कुछ रूपरेखा दिया है। आपको इसको बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार देखना है और फिर इसके बाद डिसीजन लेना है आपको। और इसमें जो बताए गए हैं उसको नोट्स भी करना है आपको। तो पोटेंशिया आईएएस के साथ आप बने रहें। पोटेंशिया आईएएस दिल्ली ब्रांच और इसका एक शाखा पटना में, इन दोनों ब्रांच में अगले कुछ दिनों में बीपीएससी के लिए मेंस और पीटी नियमित रूप से कक्षाएं आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आप बने रहें और इससे जो आपको करंट अफेयर यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, आप मान के चलिए कि सबसे बेस्ट आपको दिया जा रहा है। ऐसा आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा और वन लाइनर तो बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।